लास्ट लेक्चर में हमारी बात चल रही थी जावा के स्पेशल फीचर्स के बारे में, जावा की स्पेशल प्रॉपर्टीज के बारे में, और मैंने आपको जावा का सबसे इंपॉर्टेंट फीचर समझाया था जिसके लिए जावा मार्केट में पॉपुलरली यूज होती है। आई होप चीजें आपको क्लियर हुई होंगी। और जावा का वो सबसे इंपॉर्टेंट फीचर था जावा की प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंसी। उसमें कोई डाउट, कोई क्वेरी हो तो बताइए, नहीं तो डिस्कशन को आगे बढ़ाएं। क्लियर है सब? वेरी गुड। अब बात करते हैं जावा आज मार्केट में स्टैंड कहां करती है। अगर आज की डेट में आप जावा की पोजीशन देखें, आप जावा की रैंकिंग देखें, तो जो आपके सामने चार्ट है ये इसी साल का चार्ट है। और गौर करिएगा, ऑल्दो पाइथन फास्टेस्ट ग्रोइंग लैंग्वेज जरूर है, पाइथन मार्केट की फास्टेस्ट ग्रोइंग लैंग्वेज जरूर है, लेकिन अगर आप नंबर 1 स्लॉट पे देखें, अभी भी आपको इस पर्टिकुलर ऑर्गेनाइजेशन स्टैटिस्टिक्स के बेसिस पर निकालती है, TIOBE, और इनका यह मानना है कि आज की तारीख में भी यानी 2020 में भी जावा इस समय रैंकिंग वाइज नंबर ऑफ प्रोजेक्ट के पॉइंट ऑफ व्यू से मार्केट में नंबर 1 पोजीशन पे एस्टैब्लिश्ड है। ऑफ कोर्स मार्केट में फास्टेस्ट ग्रोइंग लैंग्वेज के तौर पे आपको पाइथन देखने को मिलेगी, राइट? अगर आप नोटिस करें तो सबसे ज्यादा ग्रो करने वाली लैंग्वेजेस में पाइथन का नाम है, सबसे ज्यादा पॉपुलर पाइथन हो रही है। लेकिन आज भी मार्केट में सबसे ज्यादा प्रोजेक्ट जिस पे होते हैं, सबसे ज्यादा एप्लीकेशंस जिस पे डिमांड हो रही हैं या डिजाइन हो रही है, वो कौन सी लैंग्वेज है? एवरीवन प्लीज रिस्पॉन्ड। दैट लैंग्वेज इज जावा प्रोग्रामिंग लैंग्वेज और द जावा प्लेटफॉर्म, जैसा हमने लास्ट लेक्चर में समझा था। ठीक है, देन कम्स, ये एक लिंक दिया है मैंने वीडियो का, आप इस वीडियो को आराम से देखिएगा। ठीक है, इसका हल्का सा ग्लिम्स मैं आपको दिखा देता हूं, तो आपको पता चलेगा जावा मार्केट में आज कहां स्टैंड करती है और कब से इस पोजीशन पे जावा स्टैंड कर रही है। राइट, ये वीडियो का लिंक मैं शेयर कर दूंगा स्लाइड में। ठीक है, 2 मिनट इस वीडियो को आप देख लीजिए तो आपको समझ में आएगा कि लोग जावा के बारे में कई बार गलतफहमी में आ जाते हैं कि जावा का मार्केट खत्म हो गया है। ऐसा कुछ भी नहीं है, आप देखिए इस वीडियो को ध्यान से। टू 2001 से जावा नंबर 1 स्लॉट पे है। इस समय कौन सा ईयर चल रहा है? जल्दी जल्दी बोलिए। 2020। कितने साल बीत गए? 20 साल हो गए, राइट? इस पूरे वीडियो को देखने की जरूरत नहीं है, मैं इसका पोर्शन बस आपको दिखा रहा हूं, फिर अपन आगे बढ़ते हैं। क्लियर? यस, सी इज अबव C++, क्योंकि एक्चुअल में C++ के कंपाइलर में जितने इंप्रूवमेंट्स हुए हैं वो सारे के सारे हुए हैं सी लैंग्वेज के बेसिस पर। उस पॉइंट ऑफ व्यू से ये लोग कैलकुलेट करते हैं कि किसी लैंग्वेज का किसी दूसरी लैंग्वेज के डेवलपमेंट में कितना रोल है। तो जावा में भी जब कंपाइलर में कोई मॉडिफिकेशन होता है, जावा में भी कंपाइलर में जब चेंजेस करे जाते हैं जावा के नए नए वर्जन्स में, तो इंटरनली यूज C++ लैंग्वेजेस को ही करा जाता है। ठीक, तो ये ग्राफिक्स, ये वीडियो क्लियरली प्रूफ कर रहा है कि जावा पिछले 20 सालों से नंबर 1 स्लॉट पे है। आज भी नोटिस करिए, जावा मार्केट की नंबर 1 लैंग्वेज है एज फार एज नंबर ऑफ प्रोजेक्ट्स आर कंसर्न। हाँ, मैं फिर कह रहा हूं, सबसे लवेबल लैंग्वेज पाइथन है, सबसे ग्रोइंग फास्टेस्ट लैंग्वेज पाइथन है, लोग सबसे ज्यादा अट्रैक्ट पाइथन की तरफ हो रहे हैं, बट जावा का मार्केट कहीं भी नहीं हिला है। अभी भी जावा अपने आप में नंबर 1 स्लॉट पे आपको मिलेगी, और यही कारण है कि जावा बहुत जल्दी जल्दी ग्रो कर रही है। हर 6 महीने में जावा का आपको एक नया वर्जन मार्केट में मिलेगा, राइट? आपसे पहले वाला जब मैंने बैच लिया था तब जावा का लेटेस्ट वर्जन 14 था। इस समय जो जावा का लेटेस्ट वर्जन चल रहा है, अगर आप थोड़ी बहुत अवेयरनेस रखते हो तो वो जावा का लेटेस्ट वर्जन 15 चल रहा है, और मार्च 2021 में जावा का वर्जन 16 आ जाएगा। सितंबर 2021 में जावा का वर्जन 17 आ जाएगा। आफ्टर एवरी 6 मंथ you will find a new version of Java.
ऐसा नहीं है, नए वर्जन आने में बहुत सारी चीजें बदल जाएंगी, लेकिन कुछ फीचर्स हर नए वर्जन के साथ जावा अपने साथ लाती है। इस ये प्रूफ होता है कि जावा मार्केट ट्रेंड के हिसाब से अपने आप को अपडेटेड रखती है। जो मार्केट में डिमांड्स हैं, जावा उस हिसाब से अपने आप को ग्रो करती है। जैसे आजकल आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस खूब चल रही है, राइट, आजकल डेटा साइंस खूब चल रही है, जावा अकॉर्डिंग टू दीज टेक्नोलॉजीज अपने आप को इंप्रूव कर रही है। ओके, हालांकि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस मार्केट में अभी भी पाइथन के ऊपर बेस एप्लीकेशंस में ज्यादा यूज होती है, बट जावा भी इस एरिया में पेनिट्रेट कर रही है। ठीक है, अब ये जो आप एडवर्टाइजमेंट देख रहे हैं, ये जावा जिस कंपनी ने डिजाइन करी है, जिसका नाम है ओरेकल, उनका ये कहना है कि आज मार्केट में जावा 3 बिलियन डिवाइसेस पे रन हो रही है। 1 बिलियन इज हाउ मच? 1 बिलियन इज 100 करोड़। तो आज मार्केट में कितने डिवाइसेस हैं जो जावा बेस्ड हैं, जिनमें जावा इंस्टॉल्ड है, जो जावा पे रन हो रहे हैं? तो ऐसे मार्केट में आज 300 करोड़ डिवाइसेस हैं। 300 करोड़ डिवाइसेस आज मार्केट में हैं जो जावा पे बेस्ड हैं। इनमें मोबाइल फोन्स भी आते हैं, स्मार्टफोन्स भी आते हैं, डेस्कटॉप, लैपटॉप, इंटेलिजेंट अप्लायंसेस भी आते हैं, आपके घर के इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेस भी आते हैं, जो आजकल वाया एप्लीकेशंस कंट्रोल होते हैं, वाया रिमोट कंट्रोल होते हैं, वाया एप्लीकेशंस उन्हें आप कंट्रोल कर सकते हैं। इन सबको आप जावा पे बेस मान सकते हैं। इन सारे डिवाइसेस में जो अंडरलाइंग प्लेटफॉर्म है, दैट अंडरलाइंग प्लेटफॉर्म इज जावा प्रोग्रामिंग प्लेटफॉर्म। समझ में आई बात? चलें आगे। अब अगर आपको लग रहा है जावा का फ्यूचर क्या है, जावा का डोमेन क्या है, तो आप 360 डिग्री पे नजर घुमाइए, आपको जावा ही जावा देखने को मिलेगी। ये जो सर्कल आपको दिख रहा है, ये आपको बता रहा है जावा किस किस एरिया में पेनिट्रेट कर चुकी है। ठीक है, अगर हम टेक्निकली देखें, एलेक्सा की प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, एलेक्सा अलग, डिवाइस अलग है बेटा राहुल, एलेक्सा डिवाइस वाइज अलग है, प्रोग्रामिंग लैंग्वेज वाइज वो अलग है। डिवाइस उसका जो डिजाइन करा गया है, वो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के कॉन्सेप्ट पे करा गया है। अंदर जो उसमें कोडिंग लिखी गई है, जो उसमें कोडिंग करी गई है, वो कई लैंग्वेजेस के मिक्सचर को लेकर करी गई है, उसमें एक सिंगल लैंग्वेज नहीं है, बट यस, जावा उसमें इन्वॉल्व है। ठीक है, चलिए अब नोटिस करिए जावा आपको कहां कहां देखने को मिलेगी। तो दुनिया की कई पॉपुलर बिजनेस एप्लीकेशंस आपको जावा में डिजाइन मिलेंगी। बिजनेस एप्लीकेशन समझते हैं? कोई भी ऐसा सॉफ्टवेयर जो किसी बिजनेस को रन करने के लिए यूज होता है, जैसे सुपरमार्केट का सॉफ्टवेयर जहां आपको बिलिंग देखने को मिलती है, राइट, वो सब जावा पे बेस्ड है। आप ऑनडोर जाते हैं? ऑनडोर सुपरमार्केट का नाम सुना है? ऑनडोर आपके घर के आसपास होगा, ऑनडोर का कोई ना कोई आउटलेट। कोड है वो जावा बेस्ड है, राइट। ऑनडोर ने अपना पूरा बिलिंग जावा पे कन्वर्ट कर लिया है। जावा से पहले वो लोग डॉट नेट यूज करते थे, जावा के बाद अभी पिछले 1 साल से उन्होंने अपना पूरा बिलिंग कन्वर्ट कर लिया है डॉट नेट से जावा पे। तो ऑनडोर जैसे सुपरमार्केट्स की बिलिंग एप्लीकेशंस जावा जैसी लैंग्वेजेस में बनी है। वेब एप्लीकेशंस कहने की जरूरत नहीं है, वेब एप्लीकेशंस मतलब डायनेमिक वेबसाइट्स, दे ऑल आर डेवलप यूजिंग जावा। दुनिया की नंबर 1 ई कॉमर्स कंपनी का नाम जानते हैं? दुनिया की नंबर 1 ई कॉमर्स कंपनी का नाम जानते हैं? वेरी गुड, Alibaba.com। और Alibaba.com जो चाइनीज कंपनी है, जिसका मार्केट शेयर Amazon और फ्लिपकार्ट दोनों के कंबाइंड शेयर से भी ज्यादा है, जिसकी सेल इनकी कंबाइंड सेल से भी ज्यादा होती है एक दिन में, Alibaba.com उनकी जो वेब एप्लीकेशन है वो टोटली बेस्ड है जावा पे। ये अलग बात है कि चाइनीज ऐप होने के कारण इंडिया में ये चीजें बैन है, बट अगर आप ओवरऑल ग्लोबली देखें तो Alibaba.com दुनिया की नंबर 1 वेब एप्लीकेशन है ई कॉमर्स के सेंस में, और वो पूरी पूरी डेवलप्ड है जावा पे। इंडिया का सबसे बड़ा बैंक बताइए, एवरीवन प्लीज रिस्पॉन्ड। इंडिया का सबसे बड़ा बैंक एसबीआई। एसबीआई की जो ऐप आप यूज करते हैं योनो, और एसबीआई की जो वेबसाइट है onlinesbi.com, दैट हैज बीन डेवलप यूजिंग जावा प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। इंडियन रेलवेज की टिकट बुकिंग वेबसाइट का नाम बताइए, इंडियन रेलवेज की टिकट बुकिंग वेबसाइट का नाम बताइए, irctc.co.in, वो डेवलप करी गई है जावा प्रोग्रामिंग लैंग्वेज पे। यानी ये पॉपुलर एग्जांपल्स हैं, पॉपुलर वेब एप्लीकेशंस हैं जो जावा पे बेस्ड आपको मिलती हैं। ऐसे ही जावा क्लाउड के अंदर आपको देखने को मिलती है। आपने AWS नाम सुना है? Amazon वेब सर्विसेज, ये सुना है आपने? Amazon वेब सर्विसेज, जहां सारा का सारा डेटा होस्ट होता है, बहुत सारी एप्लीकेशंस AWS पे होस्टेड हैं। AWS की इंटरनल कोडिंग जो मेंटेन की गई है, दैट हैज बीन डेवलप विद द हेल्प ऑफ जावा। मोबाइल एप्लीकेशंस की तरफ देखिए, वहां आपको जावा का पेनिट्रेशन लिखेगा। तो आप कहीं भी देख लें 360 डिग्री पे, आपको जावा मिलेगी। और हमेशा याद रखिएगा, जितनी बड़ी एप्लीकेशन होगी, जितना सिक्योरिटी का उसमें ज्यादा जरूरत होगी, जितना बड़ा उसका यूजर बेस होगा,
उतना ज्यादा प्रेफर उस लैंग्वेज के लिए जावा को करा जाएगा या उस एप्लीकेशन के लिए जावा को करा जाएगा। तो अगर आपसे कोई पूछता है पाइथन कहाँ यूज होती है, पाइथन छोटी वेबसाइट्स में यूज होती है जिनका इतना ज्यादा सिक्योरिटी से लेना देना नहीं होता, जैसे बैंकिंग एप्लीकेशंस जावा पे डेवलप होती हैं, राइट? आप मानते हो बैंक का नंबर 1 कंसर्न सिक्योरिटी है, एग्री करते हो आप? तो जितने टॉप बैंक्स हैं, चाहे आप एचडीएफसी ले लें, आईसीआईसीआई ले लें, इन सब की जो एप्लीकेशंस हैं, दे आर टोटली डेवलप विद द हेल्प ऑफ जावा प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। इवन इंडिया में भी इस साल जितने भी रिक्रूटमेंट्स हुए 90% कंपनीज ने स्टूडेंट्स को ये बुलाया है कि वो नेक्स्ट ईयर तक जावा प्रिपेयर कर लें, ताकि जब वो आई कंपनी में स्टेप इन करें तो उनके पास जावा की नॉलेज होनी चाहिए, क्योंकि डायरेक्ट उनको प्रोजेक्ट असाइन होगा जावा की नॉलेज पे, राइट? आप में से बहुत सारे लोग ऐसे होंगे जो इस फेज से गुजर रहे होंगे या जो इस बात को समझते होंगे। आपने कंपनी क्रैक की होगी, इंटरव्यू क्रैक किया होगा, आपके हाथ में ऑफर लेटर होगा, बट आपको ये कहा जरूर जा रहा होगा कि आपके पास जावा की नॉलेज होनी चाहिए अगर आप आगे के प्रोजेक्ट्स पे इन्वॉल्व होना चाहते हैं तो। AWS अमेजॉन का प्लेटफॉर्म है रोशन, जिसका फुल फॉर्म है अमेजॉन वेब सर्विसेज, जो एक क्लाउड प्लेटफॉर्म है जिस पे आप लोग अपनी एप्लीकेशंस होस्ट कर सकते हैं विद मिनिमम कॉस्ट, जिसे मेंटेन करने के लिए जो एप्लीकेशन बनाई गई है, वो एप्लीकेशन बनाई गई है यूजिंग जावा लैंग्वेज। क्लियर रोशन? बताऊंगा आगे आपको और क्लाउड प्लेटफॉर्म्स क्या होते हैं और वो कैसे काम करते हैं। अभी बस शॉर्ट में याद रख लीजिए, ये अमेजॉन का क्लाउड प्लेटफॉर्म है, बिल्कुल जस्ट लाइक हेरोकू, बिल्कुल वैसा ही है। ठीक है, चलें आगे। तो ये था आपको समझाने के लिए ग्लिम्स कि जावा मार्केट में आपको हर जगह देखने को मिलेगी। ठीक, जावा के हैक होने के चांसेस बिल्कुल हैं, ऐसा मैं नहीं कहता हूं कि 100% फुल प्रूफ है लैंग्वेज, लेकिन बहुत ज्यादा हैकिंग स्किल्स चाहिएगी जावा को क्रैक करने के लिए। 99% केसेस में क्रैकर्स फेल हो जाते हैं, कम से कम बेसिक लेवल की एप्लीकेशंस को वो क्रैक जरूर कर लेंगे, बट जो हाई एंड एप्लीकेशंस हैं उनको क्रैक करना उनके लिए पॉसिबल इतना इजीली नहीं होता है। पाइथन का सिक्योरिटी उतना अच्छा नहीं है जितना आपको जावा का देखने को मिलेगा। आप देखेंगे आगे जावा में सिक्योरिटी फीचर्स कैसे आते हैं। पाइथन नॉट सिक्योर मैं नहीं कह रहा हूं, पाइथन इज लेस सिक्योर्ड एज कंपेयर टू जावा। ओके, इसलिए जब भी बैंकिंग एप्लीकेशंस बनती हैं, सिक्योर्ड एप्लीकेशंस बनती हैं, नंबर 1 चॉइस के तौर पे जो लैंग्वेज दिमाग में डेवलपर्स के आती है, दैट लैंग्वेज इज नथिंग बट जावा प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। ठीक है, अब कोर्स की आउटलाइन तो मैंने आपको दे ही दी थी, तो अपन सीधे चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड पे, जो आपको जावा के और इंपॉर्टेंट फीचर्स बताएगा। अभी हमने सिर्फ एक फीचर पढ़ा है ना जावा का, एवरीवन प्लीज रिस्पॉन्ड। अभी हमने सिर्फ एक फीचर पढ़ा है विच इज प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंसी। अब हम पढ़ेंगे जावा के और इंपॉर्टेंट फीचर्स जो आपको सिलेबस का भी ओवरव्यू देंगे। बहुत ध्यान से इस लेक्चर को सुनिएगा, ये लेक्चर आपको आउटलाइन देगा कि आप अपने कोर्स में क्या क्या पढ़ने वाले हैं। टेक्निकल आउटलाइन, सिलेबस तो देख लिया है आपने, अब आप उसको टेक्निकली समझेंगे कि जावा के अंदर आपको क्या क्या मिलता है। अगेन मैं कहूंगा स्लाइड सारी आपसे शेयर होंगी, तो आपको कुछ भी नोट करने की जरूरत नहीं है, बस ध्यान से देखते चलिएगा। सी डबल प्लस इज मोर सिक्योर मुनीब, सिक्योरिटी पॉइंट ऑफ व्यू से सी डबल प्लस इज मोर सिक्योर। सी डबल प्लस सिक्योर भी है, फास्ट भी है, लेकिन लर्निंग कर्व सी डबल प्लस का टिपिकल है ना, इट्स वेरी डिफिकल्ट टू लर्न सी डबल प्लस। सिंटेक्स थोड़ा उतना इजी नहीं है जितना इजी सिंटेक्स आपको पाइथन का मिलता है, और फिर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, डेटा साइंस, इनकी लाइब्रेरी सी डबल प्लस में उतनी पॉपुलरली अवेलेबल नहीं है जितनी इजीली वो अवेलेबल है जावा पाइथन के अंदर। ओके, तो अगर आपको मान लीजिए वॉइस रिकॉग्निशन पे कोई एप्लीकेशन बनानी है, सी प्लस प्लस में आपको 100 लाइनों का कोड लिखना पड़ेगा। वॉइस रिकॉग्निशन समझ रहे हैं? एक ऐसा प्रोग्राम बनाना जिसे हम रन करके कमांड्स दें तो वो प्रोग्राम हमारे कमांड्स पे एप्लीकेशंस को रन करे। जैसे मैं उस प्रोग्राम को रन करके बोलूं प्ले वीडियो, तो मेरे कंप्यूटर के अंदर जो भी वीडियो प्लेयर एप्लीकेशन उसे लॉन्च करके वीडियो प्ले कर दे। मैं बोलूं ओपन यूट्यूब, तो ब्राउजर लॉन्च हो जाए और यूट्यूब वेबसाइट ओपन हो जाए। इस तरीके की एप्लीकेशन आप पाइथन में 10 लाइन में बना सकते हैं, मात्र 10 लाइन में। जबकि आप यही कोड जावा से सी डबल प्लस में लिखने का सोचेंगे, बहुत लेंदी आएगा, बहुत ज्यादा लेंदी आएगा। इसलिए इस तरीके के एप्लीकेशंस के लिए पाइथन प्रेफर्ड चॉइस होती है, क्योंकि डेवलपमेंट फास्ट हो जाता है, इजी हो जाता है, क्योंकि लाइब्रेरी सपोर्ट पाइथन का इसमें बहुत अच्छा है। आया समझ? आगे बढ़ूं? चलिए अब आते हैं अपन इंपॉर्टेंट फीचर्स पे। सबसे पहला इंपॉर्टेंट फीचर हमने पढ़ ही लिया है, जावा प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट है। दूसरा इंपॉर्टेंट फीचर आज मैं आपको बताऊंगा जावा का मेमोरी मैनेजमेंट। तीसरा इंपॉर्टेंट फीचर जावा की सिक्योरिटी। चौथा, जावा एक बेहद रोबस्ट लैंग्वेज है, इन सबको अभी हम डिस्कस करेंगे। पांचवा, दुनिया मानती नहीं है लेकिन जावा कहती है जावा एक बहुत सिंपल लैंग्वेज है, और देखिएगा जावा कैसे अपने आप को सिंपल बताती है।
जबकि आपने लोगों को ये कहते हुए सुना होगा जावा बहुत लेंदी है, जावा बहुत डिफिकल्ट है। सुना है आपने ये बात? बहुत से लोगों ने कहा होगा आपसे, अरे यार जावा तो बहुत लेंदी है, बहुत टाइम लगता है, बहुत टिपिकल लैंग्वेज है, इससे तो अच्छा तू कोई और लैंग्वेज कर ले। ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। देखिएगा आप जावा कैसे एक सिंपल और स्ट्रेट फॉरवर्ड लैंग्वेज है, और यकीन मानिए आप जावा कर लीजिए, जिंदगी में आपको कभी किसी और लैंग्वेज को पढ़ने में दिक्कत नहीं जाएगी। आप इतने ज्यादा सेल्फ डिपेंडेंट हो जाएंगे कि आप किसी भी लैंग्वेज को जावा की नॉलेज के बेस पर इजीली ग्रास्प कर पाएंगे। किसी और को पढ़कर जावा सीखना थोड़ा सा मुश्किल है। जावा पढ़कर किसी और को सीखना ऐसा लगता है जैसे केक वॉक है, ऐसा लगता है जैसे बहुत सिंपल लैंग्वेज है, क्योंकि सारी चीजें आप जावा के अंदर वो देख चुके होते हैं जो बाकी लैंग्वेजेस में आपको कभी भी कंफ्यूज कर सकती थी, बट अब नहीं करेंगी क्योंकि आपने जावा में वो चीजें कर ली हैं। ठीक है, इसलिए सीसी प्लस प्लस के बाद अगर आप कोई अपनी फर्स्ट लैंग्वेज देख रहे हैं और सीरियस डेवलपमेंट की तरफ जाना चाहते हैं तो आपको स्टार्ट करना चाहिए विद जावा। देन वी हैव जावाज अनदर फीचर विच इज कॉल्ड मल्टी थ्रेडिंग। ठीक है, अब शुरुआत करते हैं प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंसी से। बहुत क्विक रिव्यू में दूंगा क्योंकि इस बारे में हम बात कर चुके हैं लास्ट लेक्चर में। जल्दी बताइए, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ द वर्ड प्लेटफॉर्म? एवरीवन प्लीज रिस्पॉन्ड, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ द वर्ड प्लेटफॉर्म? वेरी गुड। प्लेटफॉर्म इज द एनवायरमेंट जिसमें आप अपने एप्लीकेशन को, अपने प्रोग्राम को रन करते हैं। इन शॉर्ट, मैंने आपसे लास्ट लेक्चर में कहा था ये ऑपरेटिंग सिस्टम और सीपीयू का कॉम्बिनेशन होता है। इन दो चीजों के कॉम्बिनेशन को अपन लोग बोलते हैं प्लेटफॉर्म। फॉर एग्जाम्पल, अगर मेरे पास विंडोज 8 ऑपरेटिंग सिस्टम है और वो इंटेल i5 प्रोसेसर के ऊपर इंस्टॉल्ड है तो ये अपने आप में एक अलग प्लेटफॉर्म है। और अगर मेरे पास लिनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम है और वो AMD प्रोसेसर पे इंस्टॉल्ड है तो ये अपने आप में एक अलग प्लेटफॉर्म है। ना सिर्फ ये दो फिजिकली अलग अलग कंप्यूटर्स होंगे, बल्कि ये अपने आप में प्रोग्रामिंग के पॉइंट ऑफ व्यू से भी दो अलग अलग प्लेटफॉर्म्स होंगे। इंस्टॉल्ड है तो मैं मानूंगा वो अपने आप में एक तीसरा प्लेटफॉर्म है। ये सब अपने आप में अलग अलग प्लेटफॉर्म माने जाएंगे, अलग अलग प्लेटफॉर्म कहलाएंगे, क्योंकि हमारा ऑपरेटिंग सिस्टम या प्रोसेसर कुछ भी चेंज हो तो हम मानते हैं हमारा प्लेटफॉर्म बदल गया है। प्रोसेसर का मतलब 32 बिट या 64 बिट, और प्लेटफॉर्म्स में तो आप समझ रहे हैं ऑपरेटिंग सिस्टम का चेंज हो जाना। ठीक है, अब अगर प्लेटफॉर्म चेंज होता है तो आपकी एप्लीकेशन अगर उस प्लेटफॉर्म पे बिना किसी चेंज के रन हो जाती है, जो कोड विंडोज पे रन हो रहा था वैसा का वैसा ही कोड आप वापस लिनक्स या मैक पे रन कर लेते हैं, तो अपन क्या मानते हैं? जल्दी बोलिए। तो अपन मानते हैं आपका प्लेटफॉर्म अपने आप में या आपकी लैंग्वेज अपने आप में प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट है। और जावा अपने आप को प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट कैसे करती है? एवरीवन प्लीज रिस्पॉन्ड। जावा अपने आप को प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट करती है विद द मैजिक ऑफ बाइट कोड। बाकी किसी लैंग्वेज की तरह जावा का कंपाइलर मशीन कोड जनरेट नहीं करता है। खास तौर पे सीसी प्लस प्लस की तरह जावा डजंट बिलीव इन द कॉन्सेप्ट ऑफ मशीन कोड। जावा का कंपाइलर जब भी आपके कोड को कंपाइल करता है, जैसा हमने डिस्कस करा, वो जनरेट करता है बाइट कोड। मैं बहुत शॉर्ट में रिवाइज करा रहा हूं, हमारा पूरा लेक्चर इस पे गया था लास्ट, तो अगर आपका मिस हो गया हो तो याद से ग्रुप में वीडियो डाला हुआ है, वो जरूर देखिएगा। आज मैं बहुत क्विक रिव्यू आपको बस दे रहा हूं। तो जावा का कंपाइलर कभी भी मशीन कोड जनरेट नहीं करता। यस 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 रश्मि, पाइथन इज ऑल्सो प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट। पाइथन जावा दोनों सेम कॉन्सेप्ट पे बेस्ड हैं। जावा का कंपाइलर जनरेट करता है आपके लिए बाइट कोड्स। ये बाइट कोड कंप्यूटर के समझ में नहीं आता। जब मैं कंप्यूटर कह रहा हूं तो मेरा मतलब है ऑपरेटिंग सिस्टम और सीपीयू के समझ में नहीं आता। तो फिर ये बाइट कोड किसके समझ में आता है? ये बाइट कोड समझ में आता है एक स्पेशल स्पेशल सॉफ्टवेयर के, जो इस बाइट कोड को पढ़ता है, अंडरलाइन प्लेटफॉर्म के हिसाब से इसके इंस्ट्रक्शंस को कन्वर्ट करता है, और उस स्पेशल स्पेशल सॉफ्टवेयर का नाम होता है जावा वर्चुअल मशीन। तो जावा वर्चुअल मशीन आपके प्रोग्राम और आपके ऑपरेटिंग सिस्टम के बीच में बैठता है, आपके प्रोग्राम के बाइट कोड इंस्ट्रक्शंस को उठाता है और अंडरलाइन ऑपरेटिंग सिस्टम के हिसाब से कन्वर्ट कर देता है। एक डायग्राम मेरी बात को और बेटर आपको समझाएगा। ये जो आपके स्क्रीन पे आ रहा है ये क्या है? पहचानने की कोशिश करिए। ये जो आपके स्क्रीन पे आ रहा है ये जावा का सोर्स कोड है, राइट? ये एक प्रोग्रामर द्वारा लिखा गया जावा का प्रोग्राम है। फाइन। इस प्रोग्राम को जावा का प्रोग्रामर कंपाइलर के थ्रू कंपाइल करता है। जैसे ये प्रोग्राम कंपाइल होता है, ये प्रोग्राम कन्वर्ट हो जाता है इनटू बाइट कोड, और ये बाइट कोड फिर दुनिया के किसी भी ऐसे कंप्यूटर पे रन हो जाएगा जिस कंप्यूटर पे कौन मौजूद है? जिस कंप्यूटर पे मौजूद है एक जेवीएम। और मैंने आपसे कहा था जेवीएम के अंदर एक कंपोनेंट होता है जो आपके प्रोग्राम को रन करने का काम करता है,
और उस इंटरनल कंपोनेंट का नाम है अपने आप में इंटरप्रेटर। उस इंटरनल कंपोनेंट का नाम है अपने आप में इंटरप्रेटर। इसका मतलब आपके कस्टमर के कंप्यूटर पे क्या अवेलेबल होना चाहिए? जल्दी जल्दी बोलिए, आपके कस्टमर के कंप्यूटर पे क्या अवेलेबल होना चाहिए? उसके कंप्यूटर पे सिर्फ हमें चाहिए जेवीएम, राइट? और आपके कंप्यूटर पे क्या अवेलेबल होना चाहिए? आपके कंप्यूटर पे अवेलेबल होना चाहिए दो चीजें, जावा का कंपाइलर भी होना चाहिए और जावा का जेवीएम भी होना चाहिए। जावा का कंपाइलर आपको क्यों चाहिए? क्योंकि प्रोग्राम कंपाइल कौन करेगा अगर आपके पास कंपाइलर नहीं होगा? और आपको जेवीएम क्यों चाहिए? क्योंकि आप अपने प्रोग्राम की टेस्टिंग कैसे करेंगे, चेकिंग कैसे करेंगे कि प्रोग्राम सही चल रहा है नहीं चल रहा है, जब तक आप उसको जेवीएम के थ्रू एग्जीक्यूट ना कराएं। सो वी डेवलपर रिक्वायर टू थिंग्स while our customer they only require one thing। है ना? अब ध्यान से टेक्निकल वर्ड्स मेरे सुनना बहुत अच्छे से। अगर आपसे कोई कहेगा तो क्या कंपाइलर जेवीएम डाउनलोड करते हैं हम लोग इंटरनेट से? अगर एज अ प्रोग्रामर मुझे जावा सीखनी है तो मैं इंटरनेट पे जाकर कंपाइलर और जेवीएम डाउनलोड करूंगा? नहीं, आप इंटरनेट पे जाकर इन्हें डाउनलोड नहीं करेंगे। आप इनकी जगह एक कंप्लीट सॉफ्टवेयर डाउनलोड करेंगे। क्या नाम है उस कंप्लीट सॉफ्टवेयर का? उस कंप्लीट सॉफ्टवेयर का नाम है जेडीके। उस कंप्लीट सॉफ्टवेयर का नाम है जेडीके। यानी अलग से जावा का कंपाइलर डाउनलोड नहीं होता। नहीं, अलग से जावा का कंपाइलर डाउनलोड नहीं होता। सी का कंपाइलर अलग से डाउनलोड हो जाता है। यस, मिंग डब्ल्यू कंपाइलर अलग से आप डाउनलोड कर सकते हैं। अलग से कंपाइलर डाउनलोड करिए, अलग से आईडी डाउनलोड करिए और दोनों को क्लब कर दीजिए। जावा के साथ ऐसा नहीं है। जावा का कंपाइलर अलग नहीं मिलेगा आपको, जावा का पूरा किट मिलेगा जिसको बोलते हैं जेडीके। फुल फॉर्म आप में से मैक्सिमम लोग जानते ही होंगे, जे फॉर जावा, जी फॉर डी फॉर डेवलपमेंट एंड के फॉर किट। क्या है ये जेडीके? ये जेडीके एक कंप्लीट सॉफ्टवेयर है जिसके अंदर वो सारी चीजें जो जावा में प्रोग्राम बनाने से लेकर रन करने तक अपन लोगों को चाहिए, जो जावा में प्रोग्राम बनाने से लेकर रन करने तक अपन लोगों को चाहिए। तो इसमें क्या क्या है? एग्जाम्पल के तौर पे अगर हम गिने तो इसके अंदर कंपाइलर अवेलेबल है, इसके अंदर लाइब्रेरीज अवेलेबल है। लाइब्रेरीज मतलब सी आपने पढ़ी है, वहां प्रिंटर स्कैनफ यूज करें आपने? जल्दी बोल लें, करें? प्रिंटर स्कैनफ प्री डिफाइंड फंक्शन थे कि आपने बनाए थे? प्रिंटर स्कैनफ प्री डिफाइंड थे कि आपने बनाए थे? प्री डिफाइंड थे। तो जैसे सी आपको प्रिंटर स्कैनफ देती है, ऐसे जावा भी तो आपको कुछ प्री डिफाइंड फंक्शंस देगी, कुछ प्री डिफाइंड क्लासेस देगी जो आप अपने प्रोग्राम में यूज करेंगे। ये सारे के सारे कहलाते हैं जावा की लाइब्रेरीज। तो जब आप जेडीके डाउनलोड करेंगे तो जावा का कंपाइलर आएगा, जावा की लाइब्रेरीज आएंगी, जेवीएम आएगा, सब कुछ आएगा एक अकेले सॉफ्टवेयर डाउनलोड के साथ। और उस सॉफ्टवेयर डाउनलोड का नाम है जेडीके। कौन डाउनलोड करेगा जेडीके? मैं डाउनलोड करूंगा, आप डाउनलोड करेंगे। इन जनरल में कहूं तो प्रोग्रामर डाउनलोड करेगा। फाइन। अब हमारे कस्टमर को भी क्या जेडीके चाहिए? क्या हमारा कस्टमर, हमारा क्लाइंट जिसके लिए हम सॉफ्टवेयर बनाए, जैसे ऑनडोर की मैं बात कर रहा था, सैंपल के तौर पे आप मान लीजिए आप ऑनडोर के लिए उनका बिलिंग सॉफ्टवेयर बनाते हैं, तो आपके कंप्यूटर में तो आप जेडीके डालते हैं ना बिलिंग का सॉफ्टवेयर बनाने के लिए? यस, आप अपने कंप्यूटर में जेडीके डालते हैं। अब आप क्या ऑनडोर को भी ये बोलेंगे कि वो अपने सारे आउटलेट्स में, सारे कंप्यूटर्स में जेडीके इंस्टॉल करें? नहीं, ऑनडोर को आप ये नहीं बोलेंगे कि वो लोग पूरा जेडीके इंस्टॉल करें। आप उनको बोलेंगे वो बस उतना पोर्शन इंस्टॉल करें जितना जावा के प्रोग्राम्स को रन करने के लिए चाहिए। हाँ, वो आपकी समझ के हिसाब से जेवीएम बिल्कुल सही कह रहे हैं आप, लेकिन आप याद रखिएगा जेवीएम भी अलग से डाउनलोड नहीं होता है। आप जेवीएम डाउनलोड नहीं करते हैं तो फिर क्या डाउनलोड करते हैं? आप जेवीएम की जगह डाउनलोड करते हैं जेआरई। जावा में वोकैबुलरी समझना बहुत जरूरी है आगे बढ़ने से पहले। जावा की प्रोग्रामिंग सिंपल है लेकिन वोकैबुलरी बड़ी कंफ्यूज करती है बिगनर्स को। तो मैं चाहता हूं आप 2 दिन के अंदर अंदर इन सब चीजों से फेमिलियर हो जाएं, क्या डाउनलोड करते हैं, क्या यूज करते हैं, राइट? तो हम लोग क्या डाउनलोड करेंगे एक बार फिर बताइए? हम लोग डाउनलोड करेंगे जेडीके। तो जेडीके में क्या मिलेगा? सब कुछ मिलेगा। सब कुछ मतलब सब कुछ। कंपाइलर भी मिलेगा, जेवीएम भी मिलेगा, लाइब्रेरी भी मिलेगी, सब कुछ मिलेगा। क्या हमारे क्लाइंट को जेडीके डाउनलोड नहीं करना होगा? नहीं करना होगा। क्यों वो जबरदस्ती इतना हैवी सॉफ्टवेयर डाउनलोड करे? क्या उसे हम लोग प्रोग्राम कंपाइल करने को देंगे? क्या हम उसे बोलेंगे अपने कंप्यूटर पे प्रोग्राम कंपाइल करो फिर रन करना? इतना टेक्निकल होगा क्या हमारा कस्टमर कि वो प्रोग्राम कंपाइल कर ले? नहीं, हमारा कस्टमर चाहेगा वो डबल क्लिक करे और प्रोग्राम रन हो जाए। यस और नो? हमारा कस्टमर चाहेगा वो डबल क्लिक करे और प्रोग्राम रन हो जाए। तो ये कैसे पॉसिबल है? ये पॉसिबल है जब उसके कंप्यूटर के ऊपर
एक और सॉफ्टवेयर डाला जाएगा जिस सॉफ्टवेयर का नाम होता है जेआरई। जेआरई का फुल फॉर्म क्या होता है? जेआरई का फुल फॉर्म होता है जावा रन टाइम एनवायरनमेंट। ये सब हम बहुत डिटेल में पढ़ने वाले हैं जब मैं आपको जावा का इंस्टॉलेशन सिखाऊंगा। आई रिपीट, ये सब हम बहुत डिटेल में पढ़ने वाले हैं जब हम जावा का इंस्टॉलेशन सीखेंगे। बट मैं देख रहा था अभी एक ही लेक्चर के बाद खूब सारे मेरे पास मैसेजेस आए थे, लोग कंफ्यूज हो रहे थे कि कंपाइलर कहां से डाउनलोड करें। ये सवाल ही गलत है। जावा का कंपाइलर कहां से डाउनलोड करें, सवाल ही गलत है। आपको बोलना चाहिए जेडीके कहां से डाउनलोड करें। कंपाइलर अलग से डाउनलोड नहीं होगा, डाउनलोड पूरा किट होगा, उस किट के अंदर आपको मिलेगा जावा का कंपाइलर। फाइन। अब आता है जेआरई में क्या होता है, तो नाम से पहचानिए, जेआरई में उतनी चीजें होती हैं जितने आपके प्रोग्राम को रन करने के लिए चाहिए। तो क्या इसके अंदर जेवीएम होता होगा? यस, जेआरई के अंदर जेवीएम होता है। जेआरई में बैठा रहता है जेवीएम। तो क्या जेडीके के अंदर भी जेआरई होता है? यस, जेडीके के अंदर भी जेआरई होता है। दैट मीन्स अगर आप मेरी बात समझ रहे हैं तो आप बताइए इनका रिलेशन, मैं आपको विद डायग्राम बताता हूं, आपको समझ में आया? इनका आपस में ये रिलेशन है, देखिए ये जेवीएम है, ओके। ये किसके अंदर है, जल्दी बोलिए, ये किसके अंदर रैप्ड अप है? ये रैप्ड अप है इनसाइड जेआरई, राइट। और ये किसके अंदर रैप्ड अप है? ये रैप्ड अप है इनसाइड जेडीके, राइट। तो हम लोग क्या डाउनलोड करेंगे? हम लोग इसे डाउनलोड करेंगे, ठीक है। अब हमारे कस्टमर को अगर सिर्फ जेवीएम चाहिए तो सिर्फ जेवीएम नहीं मिलेगा। हमारे कस्टमर को मिनिमम क्या डाउनलोड करना पड़ेगा? उसे मिनिमम डाउनलोड करना पड़ेगा जेआरई, और जेआरई के साथ उसको कौन मिलेगा? जेआरई के साथ उसको जेवीएम मिलेगा। जेआरई के साथ उसको जेवीएम मिलेगा। ये वाला सॉफ्टवेयर क्या कर सकता है? ये वाला सॉफ्टवेयर सिर्फ जावा के प्रोग्राम्स को रन कर सकता है, ये और कुछ नहीं कर सकता। ये वाला सॉफ्टवेयर क्या कर सकता है? ये वाला सॉफ्टवेयर प्रोग्राम को डेवलप करा सकता है, प्लस प्रोग्राम को कंपाइल कर सकता है, प्लस अगर आप प्रोग्रामिंग में इंटरेस्ट रखते हैं तो आपने डीबगिंग सुना है। जब आपके प्रोग्राम में एरर आती है तो आप उसमें एरर्स ढूंढना करते हैं। जावा ने आपको इसके लिए भी एक सॉफ्टवेयर दिया है कि अगर आपके प्रोग्राम में एरर आ जाए तो आप उन एरर्स को कैसे कैच करेंगे। तो इसके अंदर एक डीबगर भी होता है, प्लस इसके अंदर प्रोग्राम को रन करने का सपोर्ट भी होता है। इतनी चीजें चाहिए होती है ना डेवलपर को। जल्दी बोलिए, प्रोग्राम लिख पाए, कंपाइल कर पाए, डिबगिंग कर पाए, रन कर पाए, ये सब कौन देगा? ये सब जेडीके देगा। फिर अगला डाउट आता है दिमाग में, तो यही आईडी होता है क्या? नहीं, ये आईडीई नहीं है। ये वो किट है जो कंप्यूटर पे होना चाहिए, चाहे आप जावा पे आईडी यूज कर रहे हो, चाहे आप आईडी के बिना काम कर रहे हो। बहुत से लोग सोचते हैं यही नेटबीन्स है क्या? नेटबीन्स सुना है नाम आपने? नेटबीन्स, एक्लिप्स, इंटेलिजे, आइडिया, हैव यू हर्ड देयर नेम्स? जैसे सी के लिए कोड ब्लॉक्स एक बहुत पॉपुलर आईडी है, ऐसे जावा के लिए पॉपुलर आईडीज हैं। लेकिन ये सारे आईडीज काम नहीं करते किसके बिना? जल्दी बोलिए, किसके बिना? जेडीके के बिना। इनको जेडीके चाहिए होता है, जैसे कोड ब्लॉक्स को चाहिए होता है मिंग डब्ल्यू, बिना मिंग डब्ल्यू के कोड ब्लॉक्स काम नहीं करता है। ऐसे बिना जेडीके के नेटबिन्स, एक्लिप्स, इंटेलिजे, आइडिया, ये आईडीज काम नहीं करते। तो इसका मतलब हमें हमारे कंप्यूटर पे जेडीके डालना ही पड़ेगा अगर हम जावा में डेवलपमेंट कर रहे हैं। यस, के डालना पड़ेगा, सिर्फ जावा के लिए नहीं, एडवांस जावा के लिए भी जेडीके डालना पड़ेगा, एंड्रॉइड के लिए भी जेडीके डालना पड़ेगा। आपके कंप्यूटर में एंड्रॉइड पे अगर आप एप्लीकेशन बनाना चाहते हैं तो भी आपके कंप्यूटर में जेडीके होना चाहिए, क्योंकि एंड्रॉइड कोई लैंग्वेज नहीं है। एंड्रॉइड एक मोबाइल प्लेटफॉर्म है जो बेस्ड अपॉन है जेडीके पे। तो अगर मैं एंड्रॉइड भी करता हूं जावा में तो मुझे अपने कंप्यूटर पे इंस्टॉल करना पड़ेगा जेडीके। समझ में आया जेडीके और जेआरई का फर्क? आया? और आप इतना भी गेस कर पा रहे होंगे ज्यादा हैवी कौन होगा? ज्यादा हैवी जेडीके होगा, राइट। जेआरई आपको 70-80 एमबी के आसपास मिलेगा, जेडीके आपको 150 से 200 एमबी के आसपास मिलेगा। यस यस, पाइथन के लिए जावा इसलिए जरूरी है क्योंकि पाइथन का जो आईडीई है जिसका नाम होता है पाइचार्म, वो भी जावा पे डिजाइंड है। पाइचार्म का नाम सुना होगा आपने अगर पाइथन में इंटरेस्ट है तो। पाइचार्म एक आईडी है जो जावा एप्लीकेशन डेवलपमेंट के लिए यूज होता है, और इस आईडी के लिए भी इंटरनली आपके कंप्यूटर में जेडीके रिक्वायर्ड होता है। ऐसे बहुत सारे सॉफ्टवेयर होते हैं जो बगैर जेडीके के आपके कंप्यूटर पे नहीं चलते, उन्हें काम करने के लिए जेडीके चाहिए होता है। बहुत सारे होते हैं ऐसे, राइट। चलूं आगे, डिफरेंस क्लियर हो गया?
समझ में आ गया? जेडीके कौन है, जेआरई कौन है? राइट। तो हम क्या डाउनलोड करेंगे? हम डाउनलोड करेंगे जेडीके। कब डाउनलोड करेंगे? 2 लेक्चर के अंदर अंदर, जब हमारे बेसिक डिस्कशन पूरा हो जाएगा, जावा के सारे कॉन्सेप्ट्स हम समझ लेंगे थ्योरेटिकली, फिर हम शुरू करेंगे प्रोग्रामिंग। और प्रोग्रामिंग का पहला स्टेप होगा अपने कंप्यूटर को प्रिपेयर करना जावा के लिए, और उसका पहला स्टेप होगा अपने कंप्यूटर पे इंस्टॉल करना जावा डेवलपमेंट किट। ठीक है, चलें वापस स्लाइड पे आ जाऊं। ठीक है, तो ये कहानी है जावा के इंस्टॉलेशन की, जो मैंने बहुत शॉर्ट में भी आपको सुनाई है। ठीक है, अब इसलिए हम ये कहते हैं अगर कोई भी प्लेटफॉर्म दुनिया में ऐसा है जिसके ऊपर जेवीएम अवेलेबल है, जिसमें जेवीएम मौजूद है, तो आप उस प्लेटफॉर्म पे जावा एप्लीकेशंस रन कर सकते हैं, क्योंकि जावा का प्रोग्राम कंपाइल एक बार होगा, लिखा एक बार जाएगा, रन अनगिनत बार होगा। इसलिए मैंने आपको लास्ट लेक्चर में कहा था जावा की एक पंच लाइन है, वो क्या है? वो है वोरा। वोरा मतलब राइट वंस रन एनीवेयर। लिखेंगे आप प्रोग्राम एक बार, रन आप उसे हजारों बार करिए। जावा कभी आपसे दोबारा कंपाइल करने को नहीं कहेगी, जावा कभी आपको प्रोग्राम दोबारा लिखने को नहीं कहेगी। आप एक बार लिखें, एक बार कंपाइल करें, रन उसे जितनी बार चाहें उतनी बार करें। ऐसा ही व्हाट्सएप के साथ होता है। ऑफ कोर्स ऐसा ही व्हाट्सएप के साथ होता है। जब व्हाट्सएप डिजाइन करा जाता है तो फेसबुक की डेवलपमेंट टीम उसको डिजाइन करती है। कोई नया फीचर डालते हैं तो वो नया फीचर डालकर प्ले स्टोर पे अपलोड कर देते हैं। फिर आप उसको डाउनलोड करते हैं और आप अनगिनत बार उसे यूज करते हैं। आपको उसे कंपाइल थोड़ी करना है, आपको सिर्फ अपने मोबाइल पे व्हाट्सएप रन करना है। ठीक है, उसका जो डेवलपमेंट है, उसके अंदर जो चेंजेस हैं, वो लोग करते हैं सिर्फ एक बार। सो इट बिकम्स राइट वंस एंड रन एनीवेयर। समझ आई बात? पॉइंट क्लियर? आगे बढ़े। चलिए, ये था जावा का पहला इंपॉर्टेंट फीचर। अब आइए जावा के दूसरे इंपॉर्टेंट फीचर पे। वो क्या है? वो है जावा हैज वेरी गुड मेमोरी मैनेजमेंट फीचर। बहुत ही बेहतरीन मेमोरी मैनेजमेंट फीचर आपको जावा का मिलता है। आपको लगेगा सर इसका क्या मतलब है, जावा हैज वेरी गुड मेमोरी मैनेजमेंट फीचर? तो इसके लिए मैं आपसे प्रोग्रामिंग के थोड़े से बेसिक्स डिस्कस कर दूं। आप सबने प्रोग्रामिंग पढ़ी है, प्रोग्रामिंग करी है, तो आप जानते होंगे आपका प्रोग्राम जब रन होता है तो मेमोरी को दो तरह से यूज करता है। आई होप आपने इन दोनों वर्ड्स को सुना होगा। एक होता है स्टैटिक एलोकेशन और एक होता है डायनेमिक एलोकेशन। जल्दी बोलिए, सुना है ना? है ना? और नहीं भी सुना है तो परेशान मत होइएगा, मैं बहुत ज्यादा टेक्निकल बात नहीं करूंगा, बहुत सरफेस लेवल पे अपन ये बात करेंगे। टेक्निकल बात तो तब करेंगे जब इसको पढ़ेंगे हम कोड में। तो स्टैटिक एलोकेशन का मतलब होता है आप जब भी अपने प्रोग्राम में कोई वेरिएबल्स बनाएं, कंपाइलर कंपाइल टाइम पे उन वेरिएबल्स की साइज वगैरह पता कर ले। आई रिपीट, स्टैटिक एलोकेशन का मतलब होता है आप जब भी अपने प्रोग्राम में कोई वेरिएबल बनाएं, कंपाइलर कंपाइल टाइम पे आपके वेरिएबल्स की साइज वगैरह पता कर ले। फॉर एग्जाम्पल, अगर मैं कहता हूं इंट ए, इमेजिन करिए मैं सी लैंग्वेज की बात कर रहा हूं आपसे। तो अगर मैं सी लैंग्वेज में इंट ए बोलता हूं, तो क्या इस लाइन को देखकर सी का कंपाइलर पहचान जाता है कि इस ए को मेमोरी में कितनी बाइट चाहिए? जल्दी बोलिए। पहचान जाता है, बिल्कुल पहचान जाता है। राइट, कंपाइलर इस ए को टर्बो हुआ तो 2 बाइट और जीसीसी हुआ तो मेमोरी में एलोकेट करवाता है 4 बाइट। राइट, दिस इज कॉल्ड स्टैटिक एलोकेशन। ऐसे ही अगर मैं कहता हूं कैर सी एच, तो सी का हर कंपाइलर जानता है कि अगर एक कैरेक्टर बन रहा है तो उसे मेमोरी में चाहिएगी स्पेस ऑफ 1 बाइट। लेकिन आप जानते होंगे स्टैटिक एलोकेशन तब तक अच्छा है जब तक हमें पहले से पता हो कि यूजर से हमें कितने इनपुट्स लेने हैं। जब हमें ये नहीं पता होता हमें यूजर से कितने इनपुट्स लेने हैं, हमें कितना डेटा मिलेगा, तब प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस कहती हैं आपको यूज करना चाहिए डायनेमिक एलोकेशन। फॉर एग्जाम्पल, मैं अगर कोई गेम डेवलप कर रहा हूं, या मान लीजिए मैं कोई ऐसी एप्लीकेशन डेवलप कर रहा हूं जिसमें रन टाइम पे लोग मेरी एप्लीकेशन को एक्सेस करेंगे, तो मुझे नहीं पता एक बार में कितने लोग मेरी एप्लीकेशन को यूज करेंगे, कितना इनपुट मेरी एप्लीकेशन पे आएगा। जैसे आप बताइए फेसबुक, क्या फेसबुक जानती है उसे एक बार में कितने लोग एक्सेस करेंगे? क्या गूगल को पता है उसे एक बार में कितने लोग सर्च करने के लिए यूज करेंगे? नहीं पता है। इनको अंदाजा है बट इनको एग्जैक्ट काउंट नहीं पता। एक बार में 1 करोड़ लोग फेसबुक पे हिट करेंगे कि 10 करोड़ लोग फेसबुक पे हिट करेंगे, नो वन कैन प्रिडिक्ट। तो जब पहले से प्रिडिक्ट नहीं करा जा सकता है तो फिर डेवलपर को कहा जाता है वो जो भी डेटा क्रिएट करे, जो भी स्पेस क्रिएट करे, वो मेमोरी में रन टाइम पे करे। अब आप लोगों ने अगर सी पढ़ी है तो आपने सुना होगा वहां मेमोरी को रन टाइम पे एलोकेट एमएलॉग जैसे फंक्शन से हम करवाते हैं।
अगर आपने C++ पढ़ी है तो आपने सुना होगा मेमोरी को रन टाइम पे एलोकेट न्यू नाम का कीवर्ड करता है। लेकिन लेकिन आपको C++ ने एक बात और पढ़ाई होगी, आपको ये पढ़ाया होगा C++ ने कि जब आप मेमोरी को डायनेमिकली एलोकेट करें तो एक समझदार प्रोग्रामर की तरह अपना काम खत्म करते ही इस मेमोरी को ऑपरेटिंग सिस्टम को वापस लौटा दें, जिसे बोलते हैं मेमोरी को फ्री करना, जिसे बोलते हैं मेमोरी को रिलीज या डिस्ट्रॉय करना। और आपको याद होगा अगर आपने एमएलओक यूज करा है तो मेमोरी को रिलीज फ्री नाम के फंक्शन से करते हैं, और अगर आपने न्यू यूज करा है तो मेमोरी को रिलीज डिलीट नाम के कीवर्ड से करते हैं। कुल मिलाकर समझने वाली बात बस इतनी सी है कि C++ कहती है तुम्हें मेमोरी का ध्यान रखना पड़ेगा। ये तुम्हें किसको बोला जा रहा है? ये तुम्हें किसको बोला जा रहा है? आपको और मुझे, यानी प्रोग्रामर को। C++ बोलती है वो आपको मेमोरी अवेलेबल करके देंगी, लेकिन ये आपकी जिम्मेदारी बनती है कि वो मेमोरी प्रॉपरली अपना काम खत्म करने के बाद आप रिलीज कर पाए। अगर आपने उस मेमोरी को प्रॉपरली रिलीज नहीं करा तो आपकी एप्लीकेशन हैंग होगी, आपकी एप्लीकेशन क्रैश करेगी, यूजर का एक्सपीरियंस सही नहीं रहेगा, कंप्यूटर उसका हैंग हो जाएगा, बहुत सारी दिक्कतें आ जाएंगी। और दोष किसका? गलती किसकी? गलती आपकी मानी जाएगी, राइट? आपका डेवलपर चिल्लाएगा आप पे, आपका मैनेजर दोष करेगा आप पे कि यार तुमको इतना भी प्रोग्राम नहीं आता बनाना कि मेमोरी को कैसे मैनेज करते हैं। C++ आर वेरी गुड, लेकिन वो सब काम हमसे करवाती है, हर चीज हमें करने को कहती है। ठीक, मतलब अगर आप इसको कंपेयर करें C++ के बिहेवियर से तो वो बहुत अच्छे से आपको मेमोरी सिखाती हैं, बट मैनेजमेंट आपसे कराती हैं, आपको बोलती हैं आप मेमोरी को मैनेज करें। ठीक है, अब आइए आप जावा पे। सेम स्टोरी मैं आपको जावा पे सुनाता हूं। इमेजिन करिए आपने जावा यूज करी फॉर डेवलपिंग अ प्रोग्राम। जावा में भी विदाउट डाउट मेमोरी एलोकेशन दो तरीके का होता है, एक स्टैटिक होता है और एक डायनेमिक होता है। सुनिएगा ध्यान से। जावा में भी जब हम लोग कहते हैं इंट ए लाइक दिस, तो स्टैटिक एलोकेशन है, और जावा ऐसी स्थिति में ए वेरिएबल को मेमोरी में स्पेस देती है 4 बाइट। क्या 4 बाइट फिक्स है? यस, 4 बाइट फिक्स है। ये भी एक फीचर है जावा के प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट होने का। सी में आप बताइए इंटीजर की साइज अलग अलग प्लेटफॉर्म्स पे अलग अलग होती है ना, कभी 2 बाइट, कभी 4 बाइट, कभी 8 बाइट, है ना? लेकिन जावा के अंदर फिक्स है। आप विंडोज पे चलाएं, लिनक्स पे चलाएं, मैक पे चलाएं या मोबाइल पे चलाएं, एंड्रॉइड ऐप बनाएं, अगर आप एक इंटीजर ले रहे हैं तो जावा उसे मेमोरी में जगह देगी 4 बाइट की, फिक्स 4 बाइट की जगह। ऐसे जावा में हर डेटा टाइप की साइज फिक्स है, वो वेरी नहीं करती है अकॉर्डिंग टू प्लेटफॉर्म, वो फिक्स रहती है। तो इंटीजर जावा के अंदर 4 बाइट का स्टैटिक एलोकेशन है। जावा में भी आप मानते हैं गेम डेवलपमेंट होता है। मैंने लास्ट लेक्चर में कहा था पबजी का मैक्सिमम इंटरफेस डेवलप करा गया यूजिंग जावा लैंग्वेज, और आप मानते हो पबजी वगैरह मेमोरी खूब हैवी यूज करते हैं, बहुत हैवी गेम है पबजी। ठीक है, ऐसे जितने भी मोबाइल गेम्स हैं बहुत ज्यादा मेमोरी को वो यूज करते हैं। तो जावा वहां प्रोवाइड करती है डायनेमिक मेमोरी। जावा में डायनेमिक मेमोरी के लिए न्यू नाम का कीवर्ड होता है जो आप आगे पढ़ेंगे। लेकिन सरप्राइजिंग बात यह है जावा में कोई डिलीट नाम का कीवर्ड नहीं होता है। क्यों नहीं होता है? क्योंकि जेवीएम ये कहता है ये मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, ये मेरी जिम्मेदारी है कि जब आपका काम, आपका मतलब प्रोग्रामर का काम मेमोरी से हो जाए तो जेवीएम खुद आपके लिए उस मेमोरी को डिस्ट्रॉय करेगा। दोबारा मेरी लाइन सुनना ध्यान से। जेवीएम कहता है ये मेरी जिम्मेदारी है कि जब आपका काम हो जाएगा, जब आपका प्रोग्राम मेमोरी को यूज कर लेगा, फिनिश हो जाएगा, तो मैं उस मेमोरी को आपके लिए डिस्ट्रॉय करूंगा। इसका मतलब मेमोरी मैनेज करना किसकी जिम्मेदारी है जावा में? जल्दी बोलिए। इट्स नॉट आवर रिस्पॉन्सिबिलिटी, इट इज द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ जेवीएम। आप मानते हैं इंसान गलतियां करेगा, भूलेगा, है ना? सी में ऐसा ही होता है ना, मेमोरी फ्री करना भूल जाते हैं। जावा कभी भूलेगी नहीं, क्योंकि जावा कोई इंसान नहीं है, वो एक सॉफ्टवेयर है। उसके अंदर ऐसा कोड डाला गया है कि अगर आपका प्रोग्राम मेमोरी यूज करता है तो जैसे ही वो प्रोग्राम का यूजेज कम हो मेमोरी को तुरंत फ्री करा जाए ताकि दूसरे प्रोग्राम्स को मेमोरी अवेलेबल हो सके। इसलिए हम बोलते हैं जावा में मेमोरी का मैनेजमेंट कैसा है? जावा में मेमोरी का मैनेजमेंट ऑटोमैटिक है। इसको समझने का एक बढ़िया सा रियल वर्ल्ड एग्जांपल मैं आपको देता हूं। इमेजिन करिए आपको एक पार्टी में इनवाइट करा जाता है। यू आर इनवाइटेड एट अ पार्टी। पार्टी किसने थ्रो करी है? पार्टी सी लैंग्वेज ने थ्रो करी है। सी ने आपको पार्टी में इनवाइट करा है। जब आप पार्टी में गए
तो वहां खूब सारी मिठाइयां रखी हुई आपको दिखी। सबसे पहले आपने खीर उठाई। अभी आप खीर खा ही रहे थे कि आपकी नजर वहां पर रबड़ी पे पड़ी। आपका मन करा मुझे रबड़ी भी खानी है। सी आपको रबड़ी खाने देगी, लेकिन गेस करिए पहले क्या बोलेगी? पहले वो आपसे बोलेगी ये जो आप खीर खा रहे हैं ना, पहले इसको आप रसोई में रखिए, इसका ग्लास या इसकी कटोरी धोइए, फिर आपको उसमें रबड़ी सर्व होगी। यानी जो आप मेमोरी यूज कर रहे हैं ना, उस मेमोरी को आप यूज करिए। पहले आप प्लेट धोकर आइए, फिर दूसरी प्लेट लीजिएगा या उस प्लेट में दूसरी मिठाई लीजिएगा। एक साथ दो मिठाई नहीं खा सकते आप। जावा का क्या कहना है? अगर यही पार्टी की होस्ट जावा होती और आप जावा की पार्टी में इनवाइटेड होते और आपने वहां पर खीर खा रहे होते आप, और आपकी नजर रबड़ी पे पड़ती, तो जावा ने वेटर बिठा रखे हैं। जावा ने अपने पार्टी में वेटर बिठा रखे हैं। वो चुपचाप आपके पास आएगा, आपसे आपकी प्लेट ले लेगा खीर की, आपको रबड़ी की प्लेट दे देगा, और वो वेटर उस प्लेट को धोएगा, सुखाएगा, जो करना है वो करेगा। आप तो मिठाई खाने में बस रहिए, आप अपने खाने पीने का ध्यान रखिए। आप कहाँ प्लेट धोने के चक्कर में पड़ रहे हैं? खाने पीने का मतलब प्रोग्राम का लॉजिक। तो आप फोकस करिए प्रोग्राम के लॉजिक पे, राइट? जावा आपके लिए ऑटोमेटिकली मेंटेन करेगी, मैनेज करेगी मेमोरी। तो आप मानते हैं आप मिठाई अच्छे से एंजॉय कर पाएंगे? अगर ये प्लेट धोना कोई और कर दे तो आप मिठाई एंजॉय कर पाएंगे? बस इसी एंजॉयमेंट को हम बोलते हैं आप जावा में कोड लिखना एंजॉय कर पाएंगे, क्योंकि ये आपकी जिम्मेदारी नहीं होगी कि आपका प्रोग्राम मेमोरी को मैनेज करे। वो मैनेजमेंट आपके लिए कौन देखेगा? वो मैनेजमेंट आपके लिए देखेगा जावा वर्चुअल मशीन। तो मैंने आपसे परसों एक बात बोली थी, अगर आपने ध्यान से सुना हो, कि जो सर्विसेज सीसी प्लस प्लस में ऑपरेटिंग सिस्टम की तरफ से आती हैं, वो सारी सर्विसेज जावा लैंग्वेज में किसकी तरफ से आती हैं? वो आती हैं फ्रॉम जावा वर्चुअल मशीन। इसलिए हम कहते हैं जेवीएम का मेमोरी मैनेजमेंट बहुत सॉलिड है, बहुत अच्छा है। प्रोग्रामर को बिल्कुल जेवीएम रिलैक्स कर देता है कि प्रोग्रामर जी भर के मेमोरी यूज करे, खूब मेमोरी एलोकेट करे, खूब उसका इस्तेमाल करे। जेवीएम समय रहते, सही समय आने पर अपने आप उस मेमोरी को रिलीज कर देगा। एज अ डेवलपर आपकी टेंशन नहीं है कि इस मेमोरी का रिडक्शन या इस मेमोरी का डिस्ट्रॉय होना, फ्री होना आप हैंडल करें। आपके लिए वो हैंडल कौन करेगा? आपके लिए वो हैंडल करेगी जावा। समझ आया जावा का ऑटोमेटिक मेमोरी मैनेजमेंट? क्लियर हुआ? आगे बढ़े। चलिए अब आता है नेक्स्ट फीचर। जेवीएम कौन सी लैंग्वेज यूज करता है? सी प्लस प्लस। जेवीएम सी प्लस प्लस में डिजाइन है रुद्रेश, राइट? ओरिजिनली जब जावा बनी थी तब जेवीएम सी में डिजाइन करा गया था। उसके बाद आज 2006 के बाद से जावा का पूरा डेवलपमेंट सी डबल प्लस में होता है। जब भी जावा में नया फीचर कुछ आता है तो सी डबल प्लस के थ्रू उसको इंजेक्ट करा जाता है, राइट? चलें आगे। चलिए अब आता है नेक्स्ट फीचर, जावा सिक्योर्ड कैसे है। तो ये बताइए, अगर मैं आपसे पूछूं जावा आज मार्केट में प्राइमरीली कहां यूज होती है? सबसे बड़ा एरिया जावा का बताओ क्या है? तो गौर से सुनिए। आप बोलेंगे सर जावा मार्केट में प्राइमरीली इंटरनेट पे यूज होती है। मतलब जावा में सबसे ज्यादा क्या बनती हैं? जावा में सबसे ज्यादा बनती हैं वेब एप्स। जावा का सबसे बड़ा डोमेन वेब एप्लीकेशन डेवलपमेंट है। अब मुझे बताइए जो इंटरनेट है, इस पे सबसे बड़ी चिंता, सबसे बड़ा खतरा आप मानते हैं सिक्योरिटी का होता है? इंटरनेट पे अगर कोई प्रोग्राम रन हो रहा है तो सबसे ज्यादा उसे सिक्योरिटी से जूझना पड़ता है, सिक्योरिटी फीचर्स को हैंडल करना पड़ता है, राइट? जावा डे वन से इस बात को ध्यान में रखकर बनाई गई है कि जावा इंटरनेट एप्लीकेशन डेवलपमेंट, जैसे आप आम बोलचाल में वेबसाइट बोलते हैं, लेकिन एक्चुअल में ये वेब एप्लीकेशंस कहलाती हैं। तो जावा मेनली वेब एप्लीकेशंस के लिए बनाई गई लैंग्वेज है। जावा को प्राइमरीली वेब के लिए यूज करा जाता है, और जावा बनाने वाली टीम ने से जावा के लिए खतरा हो सकती है, जो किसी भी तरह से आपके लिए या जावा के लिए प्रॉब्लम क्रिएट कर सकती है। मैंने लास्ट लेक्चर में भी बोला था, अगर आपको याद हो, आज फिर बोल रहा हूं, जावा में सबसे खतरनाक चीज नहीं होती है, और वो होते हैं पॉइंटर्स। जावा डजंट बिलीव इन द कॉन्सेप्ट ऑफ पॉइंटर। पॉइंटर बनाना तो छोड़िए, आप जावा में इस ऑपरेटर तक को कभी नहीं यूज करेंगे। इसको पहचानते हैं? अगर सी पढ़ी है तो इसको पहचानते हैं आप? ये क्या कहलाता है? नाम टाइप करिए जरा। वेरी गुड। ये कहलाता है एड्रेस ऑफ ऑपरेटर। और आप भरपूर यूज करते हैं ना इसका सी में, इसका खूब यूज करते हैं ना, स्कैनएफ में भी यूज करते हैं। किसी फंक्शन में आर्गुमेंट पास करा तो इसको यूज करते हैं, किसी का एड्रेस देखना हो तो इसको यूज करते हैं। जावा में ये होता ही नहीं है, बिल्कुल नहीं होता है। तो गेस करिए, जब जावा आपको एड्रेस ही नहीं दिखाएगी
तो आप मानते हैं आप मेलिशियस कोड, अटैक करने वाले कोड, हैक करने वाले कोड नहीं लिख पाएंगे जावा में, क्योंकि इन सब के लिए मेमोरी के एड्रेस की जरूरत है। तो जावा ने सबसे पहली चीज कैंसिल आउट करी और जावा ने अपने अंदर से पॉइंटर्स हटा दिए। लोग कहते हैं जावा में पॉइंटर्स नहीं होते हैं, इसलिए जावा बहुत वीक लैंग्वेज है। सी बहुत पावरफुल है क्योंकि सी में पॉइंटर्स होते हैं। जावा इसको दूसरे ढंग से प्रेजेंट करती है। जावा ये कहती है जावा में पॉइंटर्स का ना होना जावा को वीक नहीं बनाता, जावा को एक सिक्योर लैंग्वेज बनाता है। जावा एक सिक्योर्ड लैंग्वेज है, जबकि सीसी प्लस प्लस सिक्योरिटी के मामले में जावा जितनी पावरफुल या जावा जितनी रिलायबल नहीं है। इसका मैं आपको एक और प्रूफ देता हूं। जब आप इंटरनेट से कोई सॉफ्टवेयर डाउनलोड करते हैं, जब आप इंटरनेट से कोई सॉफ्टवेयर डाउनलोड करते हैं, कोई .exe डाउनलोड करते हैं, आपने कभी गौर करा है जब आप इसको सेव करते हैं तो आपको विंडोज की तरफ से एक मैसेज मिलता है, दिस फाइल कैन हार्म योर कंप्यूटर, डू यू स्टिल वांट टू सेव दिस फाइल? मिलता है ना, क्योंकि ये जो .ext एक्सटेंशन होता है ना, ये सीसी प्लस प्लस की फाइलों का होता है, ये सीसी प्लस प्लस की फाइलों का एक्सटेंशन होता है। तो विंडोज को हमेशा डर रहता है कि अगर ये सीसी प्लस प्लस की फाइल है तो इसमें कुछ ना कुछ गलत कोड हो सकता है जो ऑपरेटिंग सिस्टम पे अटैक कर सकता है, इसलिए ऑपरेटिंग सिस्टम आपको वार्न करता है। जबकि आप जब भी जावा की एप्लीकेशन डाउनलोड करते हैं, आपको कभी किसी तरह की वार्निंग नहीं मिलती, कभी कुछ ऐसा नहीं कहा जाता कि ये किसी तरह का खतरा है। आप याद करिए, आप अपने मोबाइल में जब व्हाट्सएप डाउनलोड करते हैं, आपसे परमिशंस मांगी जाती हैं, आपको ये कभी नहीं कहा जाता है कि ये खतरा है, इसको यूज मत करना, ऐसा कुछ नहीं है। बस आपसे पूछा जाता है आपकी कॉन्टैक्ट बुक एक्सेस कर लें, आपका कैमरा एक्सेस कर लें, आपकी गैलरी एक्सेस कर लें। वो हर ऐप को मांगना पड़ता है क्योंकि उस ऐप को उन फीचर्स की जरूरत पड़ती है अपने काम के लिए, लेकिन कभी डेंजरस नहीं है। लेकिन नोटिस करिए सीसी प्लस प्लस में मैक्सिमम प्रॉब्लम इस ईएक्सी के डेंजरस होने की है, इसलिए आपको ऑपरेटिंग सिस्टम की तरफ से इन ईएक्सीज को लेकर मैसेज मिलता होगा कि ये फाइल आपके कंप्यूटर को हार्म कर सकती है, कि आप अभी भी इस फाइल को सेव करना चाहेंगे। ऐसा होता है ना, राइट? दूसरा, जावा की सिक्योरिटी का आप पूछ रहे थे, जावा सिक्योर्ड और कैसे है, तो मैं आपको बता दूं। जावा का प्रोग्राम रन कौन करता है? जल्दी जल्दी बताइए, जावा का प्रोग्राम रन कौन करता है? जेवीएम। जेवीएम आपके प्रोग्राम को रन करने से पहले बाइट कोड को क्रॉस चेक करता है, बाइट कोड को क्रॉस वेरीफाई करता है। और अगर जेवीएम को पता लगता है कि बाइट कोड में एल्गोरिदम यूज करती है, याद रखिएगा, मैजिक नंबर, रिमेंबर दिस वर्ड, जावा मैजिक नंबर नाम की एक एल्गोरिदम यूज करती है। और उस एल्गोरिदम से जावा को पता लग जाता है कि प्रोग्राम में छेड़खानी करी गई है, किसी ने बाइट कोड में मैनिपुलेशंस करे हैं, और जेवीएम बाइट कोड को रन करने से ही मना कर देता है। यानी ना सिर्फ कंपाइलर लेवल पे प्रोटेक्शन है, रन टाइम पे भी आपके कोड का प्रोटेक्शन है। आपके कोड में अगर कुछ भी गलत करा गया होगा तो जेवीएम वहीं आपके कोड को किल कर देगा, रोक देगा, ये मानते हुए कि इस प्रोग्राम में कुछ प्रॉब्लम है तो रन ही नहीं करेगा। समझ आया? पॉइंट क्लियर हुआ? जावा की एप्लीकेशंस का एक्सटेंशन डॉट जार होता है। जब जावा की एप्लीकेशंस एग्जीक्यूटेबल फॉर्म में आती है ना, तो जार फाइल के फॉर्म में आती हैं। जार का फुल फॉर्म क्या होता है? जार का फुल फॉर्म होता है जावा आर्किव। और यही जब आप मोबाइल ऐप में कन्वर्ट करते हैं तो डॉट एपीके बन जाता है। हुआ क्लियर? चलो आगे। राइट, तो ये जावा का सिक्योरिटी फीचर है। ठीक है, आप नोटिस करिए डायग्राम मेरी बात को और बेटर आपको समझाएगा। लेफ्ट साइड पे जो डायग्राम है वो सीसी प्लस प्लस के प्रोग्राम्स का डायग्राम है। क्या सीसी प्लस प्लस के प्रोग्राम ऑपरेटिंग सिस्टम से डायरेक्ट बात करते हैं? जल्दी बोलिए, करते हैं। क्या उनके लिए कोई वर्चुअल मशीन होती है जिनके थ्रू उनका मैसेज ओएस तक जाए? नहीं होती है। तो जब सीसी प्लस प्लस डायरेक्ट बात करेगा ऑपरेटिंग सिस्टम से, तो नोटिस करिए यहां हम ऐसा कुछ भी गलत कोड लिख सकते हैं जो ऑपरेटिंग सिस्टम को नुकसान पहुंचाए। लिख सकते हैं कि नहीं? लिख सकते हैं। यहां आप ऐसा कुछ भी गलत कर सकते हैं जो ऑपरेटिंग सिस्टम के लिए डेंजरस हो। अब राइट साइड वाला डायग्राम देखिए। राइट साइड वाला डायग्राम बता रहा है ये जावा का प्रोग्राम है। ओके, ये बाहरी जो लेयर है ये ऑपरेटिंग सिस्टम की है, और इन दो लेयर के बीच में कौन बैठा है? एवरीवन प्लीज रेस्पॉन्ड। इन दो लेयर के बीच में जेवीएम बैठा है, राइट? जेवीएम के पास बहुत सारे टूल्स हैं आपके प्रोग्राम को वेरीफाई करने के, कि प्रोग्राम गलत कुछ तो नहीं कर रहा, प्रोग्राम सही है। और ये सारी चीजों के कारण हम मानते हैं जावा एक बेहद बेहद सिक्योर लैंग्वेज बनकर आपको मार्केट में मिलती है। अब आइए जावा का बहुत बहुत इंपॉर्टेंट फीचर, व्हाट इज दैट?
जावा इज अ रोबस्ट लैंग्वेज। समझते हैं रोबस्टनेस का मतलब क्या है? रोबस्टनेस का मतलब समझने से पहले आप सब मुझे फटाफट इस कोड का आउटपुट सी प्लस प्लस या सी में बताइए, जल्दी बताइए। मैं बताऊंगा सैंडबॉक्स क्या है रश्मि। वो जेवीएम का एक टूल है जिससे वो आपके प्रोग्राम को वेरीफाई करता है। एक टूल मान लीजिए, एक टूल किट है उसका, दैट इज कॉल्ड सैंडबॉक्स। वेरी गुड। इस प्रोग्राम का आउटपुट अगर आपने सी ढंग से पढ़ी है तो आप मुझे बोलेंगे सर अनप्रिडिक्टेबल है। दुनिया का कोई बंदा गारंटी के साथ नहीं कह सकता कि ये प्रोग्राम क्या करेगा। इट ऑल डिपेंड्स कि जो हमने एरे बनाया है वो मेमोरी में जहां क्रिएट हुआ है उसके आगे कितनी स्पेस अवेलेबल है। अगर स्पेस अवेलेबल हुई तो आप मानते हैं प्रोग्राम चल जाएगा? जल्दी जल्दी बोलिए, अगर स्पेस अवेलेबल हुई तो आप मानते हैं प्रोग्राम चल जाएगा? राइट? और अगर ये स्पेस अवेलेबल नहीं हुई, अगर ये स्पेस अवेलेबल नहीं हुई तो आपका ये प्रोग्राम रन टाइम पे कर जाएगा क्रैश। राइट? जावा इतनी स्मार्ट लैंग्वेज है, इतनी इंटेलिजेंट लैंग्वेज है कि गौर करिए जावा भी हमको एरे देती है। ओके? आपको याद होगा एरे 0 से स्टार्ट होता है ना? एरे का पहला इंडेक्स 0 होता है, जावा में भी 0 होता है। और अगर आपने 5 का एरे बनाया है तो 0 से 4 जावा में भी उसकी इंडेक्सिंग होगी। अब जावा में आपका ये लूप 5 बार तो जावा इटरेट होने देगी, 5 बार तो आपका लूप साइक्लिंग करेगा। जैसे ही आपका लूप 6वीं साइकिल पे पहुंचेगा, जावा इमीडिएट इफेक्ट के साथ आपके प्रोग्राम को किल कर देगी। किल कर देगी मतलब समझते हैं? आपके प्रोग्राम को टर्मिनेट कर देगी, मार देगी, वहीं का वहीं आपके प्रोग्राम की लाइफ एंड कर देगी। क्यों कर देगी जावा ऐसा? जावा ऐसा इसलिए कर देगी क्योंकि जावा को लगता है अगर आपका प्रोग्राम एरे की बाउंड्री के बाहर जाएगा तो आपका प्रोग्राम किसी और प्रोग्राम के साथ क्लैश कर सकता है, आपका प्रोग्राम किसी और प्रोग्राम के डेटा को डिस्टर्ब कर सकता है। जावा नहीं चाहती कि आपके प्रोग्राम के कारण ऑपरेटिंग सिस्टम में दूसरे प्रोग्राम को नुकसान पहुंचे, तो वो इमीडिएट इफेक्ट के साथ आपके प्रोग्राम को टर्मिनेट कर देती है। ये बिल्कुल वैसी बात है कि अगर रोड पे कोई एक ड्राइवर बहुत रैश गाड़ी चला रहा होगा, बहुत इधर उधर कट मारते हुए चल रहा है, तो अगर एक समझदार ट्रैफिक पुलिसमैन होगा तो उसको पकड़ के साइड कर देगा ताकि बाकी ट्रैफिक स्मूथली चल सके। इसकी बेवकूफियों के कारण बाकी के ट्रैफिक को नुकसान ना उठाना पड़े। वही समझदार पुलिसमैन जेवीएम होता है। और याद रखिए, जब जेवीएम आपके प्रोग्राम को रन टाइम पे किल करता है तो आप बाकी लैंग्वेजेस में बोलते हो रन टाइम एरर। हम जावा में एक नया वर्ड इसके लिए यूज करते हैं। आज से इस वर्ड को सुनने की आदत डाल लीजिए, और ये वर्ड जावा की दुनिया में कहलाता है एक्सेप्शन। जब भी जावा को लगता है कुछ गलत है, जैसे हिंदी में बोलते हैं दाल में कुछ काला है, जब भी जावा को लगता है कि आपके प्रोग्राम में कुछ गलत हो रहा है, जावा 1 सेकंड की देरी नहीं करती और आपके प्रोग्राम को तुरंत टर्मिनेट कर देती है। इसका सबसे बड़ा फायदा क्या है? इसका सबसे बड़ा फायदा ये है कि बाकी के जो प्रोग्राम आपके कंप्यूटर में रन हो रहे हैं वो इत्मीनान से, बिना किसी दिक्कत के, बिना किसी प्रॉब्लम के रन हो सकते हैं। तो हम ये कह सकते हैं जावा अपने आप में एक रोबस्ट लैंग्वेज है। रोबस्ट का मतलब फॉल्ट टॉलरेंट लैंग्वेज है। और हम प्रोग्रामर की बेवकूफी के कारण, हमारी गलतियों के कारण जावा किसे नुकसान नहीं पहुंचने देगी? जल्दी बोलिए, जावा किसे नुकसान नहीं पहुंचने देगी? जावा ऑपरेटिंग सिस्टम को और दूसरे प्रोग्राम्स को कोई नुकसान नहीं पहुंचने देगी। कैसे बचाती है जावा उन्हें नुकसान पहुंचने से? जावा आपके प्रोग्राम को किल करके दूसरे प्रोग्राम्स को नुकसान पहुंचने से बचाती है, क्योंकि जावा को लगता है जो कोड प्रॉब्लम क्रिएट कर रहा है उसे टर्मिनेट कर दो, ना वो कोड रहेगा, ना उसके कारण दूसरों को प्रॉब्लम आएगी। और जब ऐसा करती है जावा तो हम क्या बोलते हैं? जब ऐसा करती है जावा तो हम बोलते हैं जावा दे रही है एक्सेप्शन। नेक्स्ट आता है, जैसा मैंने कहा दुनिया नहीं मानती है बट जावा बोलती है कि जावा सिंपल है। जावा कैसे सिंपल है? जावा ऐसे सिंपल है कि जावा का 75 टू 80% सिंटेक्स, कितना? 75 से 80% सिंटेक्स आपको सी सी प्लस प्लस का मैच करता हुआ मिलेगा। फॉर एग्जाम्पल, जावा में भी फंक्शंस के साथ पैरेंथेसिस होते हैं, जावा में भी स्टेटमेंट टर्मिनेटर के तौर पे सेमीकोलन लगता है, जावा में भी लूप इटरेट करने के कितने तरीके हैं? गेस करिए, बिल्कुल वही है जो सी में है। कितने तरीके होंगे? 2 तरीके हैं, एक एंट्री कंट्रोल्ड, एक एग्जिट कंट्रोल्ड। एंट्री कंट्रोल में जावा में भी 2 लूप आते हैं। कौन कौन 2 लूप? एक वाइल और एक फॉर। एग्जिट कंट्रोल में जावा में भी एक लूप आता है, कौन सा? डू वाइल। जावा में भी इफ है, जावा में भी स्विच है, जावा में भी रिटर्न है, सब कुछ है।
इतनी सिमिलर है जावा सी सी प्लस प्लस से कि अगर मैं कुछ चीजें छुपा लूं तो आप प्रोग्राम देखकर पहचान ही नहीं पाएंगे कि ये प्रोग्राम जावा का है। आपको देखकर ऐसा लगेगा जैसा आप सी सी प्लस प्लस का प्रोग्राम देख रहे हैं। तो जावा के डेवलपर्स ये मानते हैं अगर आपको सी सी प्लस प्लस के बेसिक्स आते हैं तो आप आराम से जावा की तरफ शिफ्ट कर सकते हैं। और सबसे अच्छी बात क्या है वो सुनिएगा ध्यान से। सबसे अच्छी बात मैं आपको एक डायग्राम से बताता हूं। अगर ये सी लैंग्वेज है, ध्यान दीजिएगा, तो ये सी प्लस प्लस लैंग्वेज है। मानते हैं? ऐसा है ना? जो सी में है वो सी प्लस प्लस में होता है ना। लेकिन ध्यान दीजिएगा ये जावा है। कुछ समझ में आ रहा है आपको इस डायग्राम से? जावा ने सी सी प्लस प्लस के सारे फीचर्स इनहेरिट नहीं करे, सब कुछ नहीं लिया है सी सी प्लस प्लस से। सिर्फ उतना लिया है जितना जावा की टीम को लगा अच्छे फीचर्स हैं। जो उनको लगा खराब फीचर्स हैं, प्रोग्रामर को प्रॉब्लम में डाल सकते हैं, वो फीचर्स उन्होंने हटा दिए। अगर आपको लग रहा है सर क्या क्या हट गया, जावा में क्या क्या नहीं है, तो मैं आपको पहले ही बता चुका हूं। पॉइंटर नहीं है, नंबर 1। जावा में पॉइंटर्स नहीं होते। ओके, नंबर 2, जावा में प्री प्रोसेसर डायरेक्टिव्स नहीं होते। ये होते हैं क्या सी में, हैश इंक्लूड वगैरह? जावा में ये सब नहीं होता है। जावा में किसी लाइन के आगे हैश लगा हुआ आपको नहीं दिखेगा, तो जावा में ये नहीं होता। सी प्लस प्लस की तरफ चलिए, तो जावा के अंदर कंस्ट्रक्टर होते हैं, बट जावा के अंदर डिस्ट्रक्टर नहीं होते हैं। जावा डिस्ट्रक्टर्स में बिलीव नहीं करती है। ऐसे ही आपने अगर सी प्लस प्लस में इनहेरिटेंस पढ़ी होगी तो पढ़ा होगा वहां इनहेरिटेंस में एम्बिग्विटी एरर आती है। कौन सी वाली इनहेरिटेंस में आती है? मल्टीपल इनहेरिटेंस में आती है। जावा में ये भी नहीं होता है। ऐसे बहुत सारी चीजें हैं जो जावा ने अपने अंदर से हटा दी हैं, जो या तो लोगों को डिफिकल्ट लगती थी सी सी प्लस प्लस में, या उनके कारण प्रॉब्लम्स आती थी। इसलिए कहा जाता है आपको पूरी सी सी प्लस नहीं भी आती है, बेसिक्स भी अगर आपको सी और सी प्लस प्लस के आते हैं तो आप आराम से डेवलप कर सकते हैं, सीख सकते हैं राइटिंग एप्लीकेशंस इन जावा। इनफैक्ट आपको ऐसा लगेगा जैसे जावा बनी ही सी सी प्लस प्लस के डेवलपर्स के लिए नेक्स्ट लैंग्वेज के तौर पे है, कि जो कुछ वहां नहीं कर पाते थे या जो वहां गलत होता था वो सब जावा लैंग्वेज ने सुधार के इंप्रूव करके आपको दे दिया है। समझ आया? पॉइंट क्लियर हुआ? ठीक है, अब अगले लेक्चर में अपन बात करेंगे जावा के बाकी के 2 फीचर्स की, ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड और मल्टी थ्रेडेड। फिर हम आगे बढ़ेंगे और हम बात करेंगे जावा को कैसे अपने कंप्यूटर पे इंस्टॉल करना है, कैसे अपने सिस्टम पे आप पहली जावा एप्लीकेशन डेवलप कर पाएंगे। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर सेम टाइम। ओके, डिस्ट्रक्टर पाइथन में होता है। बिल्कुल मुनीर, मैंने टीम को बोल दिया है, टीम इस पे वर्क कर रही है। विद इन 2 वीक्स आपको रिस्पॉन्स मिल जाएगा टीम की तरफ से। ठीक है, परम सर ने बोला ही था ना आप लोगों से। ठीक, चलिए बाय बाय, टेक केयर।